आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जहां से आपको बहुत ही कम समय में एमसीक्यू क्वेश्चन को बिना किसी कैलकुलेशन के आप बना सकते हैं। खास करके वे बच्चे के लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट होगा जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस ट्रिक को कैसे हम सीखेंगे। यहाँ पर NCERT क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को हमने लिया है। ये 4.2 का पहला क्वेश्चन का पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन को हमने लिया है। हालांकि यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से इन्हें सॉल्व करने के लिए कहा गया है, लेकिन मैंने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड आपको बता चुका है, तो इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड पर हम चर्चा ना करके इनको सीधे हम ट्रिक से कैसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे। इस ट्रिक का बेसिक क्या होने वाला है। सपोज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करते थे, मिड टर्म को स्प्लिट करते थे कुछ इस प्रकार से। मान लेता हूँ कि इस मिड टर्म को स्प्लिट करके मैंने b1x लिखा प्लस में, और इसको अगर मैं माइनस में b2x लिखता हूँ। अगर मैंने इस तरह से लिखा, हालांकि दोनों प्लस है तो यहाँ भी मैं प्लस लगा देता हूँ। तो इस प्रकार से अगर हमने मिडिल टर्म को क्या क्या है, स्प्लिट कर दिया है। अब मिडिल टर्म को इस प्रकार से हम लोग स्प्लिट करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहला और आखिरी टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। ये चीज़ हमने पहले भी देखा है। तो उसी तरह से हम पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस स्प्लिटेड पार्ट का पहला हिस्सा को हम देखेंगे। तो यहाँ से केवल और केवल हम b को उठाएंगे, यानी कि b1 को लिखाएंगे। यानी स्प्लिटेड पार्ट में भी जो x का कोफिशिएंट है उसको हम उठाएंगे। तो यहाँ से किसको उठाएंगे, b1 को उठा लेंगे। ये प्लस है तो इसका साइन हम ऑपोजिट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर हम a से उसे डिवाइड कर देंगे। ये वाला मेरा पहला आंसर हो जाता। दिस विल बी फर्स्ट आंसर, माने एक सोल्यूशन हमारा निकल गया। उसी प्रकार से पार्ट 2 यानी कि दूसरा पार्ट को भी हम क्या करते, इसको भी हम लिखते b2, फिर इस b2 का साइन प्लस है तो हम इसको भी माइनस कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे इस a से। तो a से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ही इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मेरा दूसरा आंसर निकल जाता, दूसरा सोल्यूशन निकल जाता, यानी कि सेकेंड रूट निकल गया। ये फर्स्ट रूट इधर से निकला था, ये सेकेंड रूट से निकल गया। ठीक, तो चलिए अब इसको हम इन क्वेश्चंस में करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर a दैट इज़ 1 है, b ये वाला है -3, और c दैट इज़ -10। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से पहला स्टेप क्या करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। कुछ इस प्रकार से स्प्लिट कर सकते हैं, x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, x² इंटू -10 दैट इज -10x²। इन दोनों को भी अगर मल्टीप्लाई करता हूँ -5x एंड प्लस 2x, तो भी हो रहा है हमारा -10x²। यानी कि हमने सही तरीके से स्प्लिट किया है। अब मेरा आंसर आ गया है। तो इस 5 को मैं उठाऊंगा, तो 5 को मैं उठा लिया। इसका माइनस साइन है तो हम उसको प्लस साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो कुछ नहीं लिखेंगे, केवल 5 लिखता हूँ। और बट्टा a मतलब a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, तो बट्टा 1 लिखो या फिर डायरेक्ट 5 लिखो। ये एक रूट निकल गया, ये पहला रूट निकल चुका है। अब इसको करेंगे दूसरा रूट को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दूसरा पार्ट का नंबरिकल कोफिशिएंट लिखेंगे। तो 2 लिखे, ये प्लस है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, फिर बट्टा a लिखेंगे, a मतलब 1, तो यहाँ से हो जाएगा -2। यानी कि इस इक्वेशन का हमने आंसर लेकर के आया है, या 2 सॉल्यूशन लेकर के आया है, वो है 5 और -2। यही दोनों आंसर था। बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसको भी मिड टर्म को इस तरह से आप स्प्लिट करोगे कि 12x² माइनस 12x² स्प्लिटेड पार्ट का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ठीक है, इस जगह पर मैं 2x² ही लिख लेता हूँ, प्लस 4x माइनस 3x अगर मैं लिख लेता हूँ। तो इन दोनों को जोड़ूंगा,
या इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो प्लस एक्स के बराबर आ रहा है, ठीक, -6 = 0। तो पहला पार्ट उठाऊंगा यहाँ से, क्या है 4, तो 4 है पॉजिटिव में तो हम लेंगे नेगेटिव में, -4/a। तो इस इक्वेशन के लिए a कौन सा है, ये वाला a है, दैट इज़ 2। तो क्या हो जाएगा -2। हमने पहला सोल्यूशन निकाल लिया है, इसको काट देता, 2 1 2 2 2 4, ये माइनस का माइनस छाप दिया, -2। दूसरा आंसर हो जाता -3 को हम लिखेंगे, -3 का ऑपोजिट साइन लिखेंगे, तो -3 का ऑपोजिट साइन +3 हो जाएगा, और बटा कर दो a है, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। तो इसके लिए जो आंसर हो जाता -2 एंड 3/2 हमारा आंसर हो जाता। बहुत ही कम समय में इसको भी आप सोल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जगह पर अगर देखोगे इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सबको एक बार 8 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा इक्वेशन को आप 8 से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक सिंपल फॉर्म में हमको दिखेगा 16x² - 8x + 1 = 0, इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ पर इस मिड टर्म को -4x देन -4x करके स्प्लिट कर सकते थे, रिमेनिंग पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो फिर यहाँ से इनका सोल्यूशन जब निकालना होता तो इसका ऑपोजिट साइन, दैट इज़ 4 का ऑपोजिट साइन +4, -4 का +4 और बटा a, ये पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या हो जाता, -4 है तो लिख लो +4/a। a का रोल क्या है यहाँ पर 16 का है, 16 a का रोल प्ले कर रहा है, तो 16 लिख दो। इसी को अगर और काट के लिखोगे तो 1/4 1/4, दो सोल्यूशन हो गया 1/4, यानी कि 1/4 एंड 1/4, दीज टू आर द सोल्यूशंस और दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर हो गया। अब यहाँ पर भी इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो 100x² के बराबर आना चाहिए, तो इसको -10x एंड देन -10x जब करेंगे तो हमने सही तरीके से मिड टर्म को स्प्लिट कर लिया है। अब स्प्लिट कर लिया है तो अब आंसर भी आ गया। -10 है तो उसको ऑपोजिट लिखो, ऑपोजिट साइन में लिख लो +10/a। तो इस जगह पर a हमको दिख रहा है 100 है, तो 100 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली इधर भी है 10/100 हो जाएगा, इसको आप छोटा करोगे तो 1/10 एंड 1/10, ये दो इसके सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ये दो आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर आप लोगों को क्लास 10 में बोर्ड एग्ज़ाम में या आपका कोई भी टर्मिनल एग्ज़ाम में 10 या शायद कुछ क्वेश्चन MCQ पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी अगर इस तरह से MCQ पूछा जाए इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो वहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस से बनाने के बजाय आप अपना समय बचाने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ। चलिए आप इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट इसको ट्रिक से सॉल्व करना होता तो कैसे करता, तो मान लेते कि पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस, अच्छा x प्लस नहीं होगा 27 - x होता, क्योंकि दोनों संख्या का सम अगर 27 है तो पहला संख्या हमने x माना है तो दूसरा संख्या 27 - x होगा। फिर इनका प्रोडक्ट कहता है 182 है। तो इस जगह से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से दिखेगा, -x² प्लस 27x माइनस 182, इस प्रकार से हम लिख सकते थे। इसको भी इधर लेके आ गया। अब माइनस है तो माइनस को हम कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ x² - 27x प्लस 182। अब मिड टर्म को हमको स्प्लिट करना है। मिड टर्म को स्प्लिट इस प्रकार से हम कर सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं इसको -14x और -13x के टर्म पर अगर इस मिड टर्म को हम स्प्लिट करते हैं तो जब जोड़ेंगे तो
-27x आ रहा है, और जब प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो +182x² के बराबर आता है। तो ठीक है, जब इतना हम कर लेते हैं तो हमारा आंसर तुरंत निकल जाएगा यहाँ से। कैसे निकलेगा? इसको हम लिखेंगे नीचे, माइनस है तो प्लस में लिखेंगे, ठीक, और इस जगह पर a लिखेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए a का वैल्यू क्या है? यहाँ पर से देखो a का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दो, ठीक। तो यहाँ से पहला आंसर हो गया 14। दूसरा चीज़ है -13x, तो उसको कैसे लिखते हैं? उसका ऑपोजिट साइन 13 लिख दिए बटा a का वैल्यू क्या है? 1 है, 1 लिख दिए, दैट इज 30। तो यहाँ पर 14 और 13 इसका आंसर हो रहा है। 14 एंड 13 आर द आंसर। ये दोनों आंसर है। अगर पहला संख्या 14 है तो दूसरा संख्या 13 होगा, या फिर पहला संख्या 13 होगा तो दूसरा संख्या 14 होगा, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कहता है कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हमको निकालना है, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम कैसे बना सकते हैं देखते हैं। मान लेते हैं पहला पॉजिटिव इंटीजर अगर x है तो दूसरा हो जाएगा x + 1, होगा कि नहीं? उसी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। फिर कहता है कि इन दोनों संख्या का स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमारा 365 आता है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा कुछ इस प्रकार से, ये a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दो तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हो, इसको सॉल्व कर दो। 2x² + 2x + 1 और इधर 364 नहीं होगा, 65 है तो इधर आकर के 365 माइनस हो जाएगा, फिर 0 हो गया। इसको जब सॉल्व करूँगा तो 2x² + 2x - 364 = 0। अब इस जगह पर हम पूरा इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक नया इक्वेशन हमारा दिखेगा, x² + x - 182 = 0। तो इस जगह पर अगर मैं पहला वाला को तोड़ूंगा +14x और -13x के टर्म पर, तो जोड़ेंगे तो +x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -182 हो जाएगा। और हमारा आंसर बातों ही बातों में हमने यहाँ से आंसर निकाल करके लाया है। ये जब है 14 आया है तो तुरंत इस 14 को क्या करोगे? -14 लिख दो। तुरंत -14 के नीचे क्या लिखोगे? a का वैल्यू लिखोगे। a का वैल्यू कितना है? 1 है, दैट इज 14 माइनस में। क्या ये एक पॉजिटिव इंटीजर है? नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए इसको हम आंसर नहीं मानेंगे। दूसरा वाला देखो कितना है? -13, तो -13 का ऑपोजिट लिखेंगे +13 और a का वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 13। तो पहला संख्या हमारा, पहला पॉजिटिव इंटीजर अगर हमारा 13 है तो कॉन्जुगेटिव दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा भैया? दूसरा पॉजिटिव इंटीजर दैट विल बी x + 13, यानी कि x + 1 होता ना, तो x + x का वैल्यू हमारा 13 आया है तो x + 13 मतलब 13 + 1 और 14, तो 13 और 14 आर द आंसर। 13 और 14 इसका भी आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये आंसर हो गया। इसको प्रैक्टिस करोगे तो इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपको समझाना होता है तो इतना मैंने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द अल्टीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल, मतलब राइट ट्रायंगल इज 7। अल्टीट्यूड किसको हम लोग बोलते हैं? दैट इज पी को बोलते हैं अल्टीट्यूड, ठीक है।
वो p कितना है, इसके बेस से 7 कम है। p और b का बात बताया गया, b अगर x है तो p x माइनस 7 सेंटीमीटर है, और h 13 है, हाइपोटेनियस 13 है, हाइपोटेनियस दैट इज 13। इस तरह से हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये, क्योंकि हम ट्रिक से बताने जा रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखने वाला नहीं हूँ। पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है ना भैया। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2x² माइनस 14x और प्लस 49 और इधर से माइनस 169 आके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर से क्या हमने किया था, ये काम हम जब किए तो हमने किसी एक सिचुएशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आया है, ठीक ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने लेकर के आया है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक आया नहीं है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग जान सकते हैं इसको। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 कट जाएगा, 120 हो जाएगा, क्या 120 हो जाएगा। अब इनमें से भी हम अगर 2 से पूरा को डिवाइड कर देंगे तो और सरल रूप में हम लिख सकते हैं 7x माइनस 60 हो जाएगा, क्या जी हाँ 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, इसको जब मैं तोड़ूंगा तो क्या तोड़ सकता हूँ, -5x और -2x। अच्छा, यहाँ पर -16x² होना चाहिए, तो यहाँ पर जब मैं तोड़ूंगा तो इसको तोड़ सकता हूँ -12x प्लस 5x के तर्ज पर हम तोड़ सकते हैं। जैसे ही हमने इसको तोड़ा, एक हिसाब से हमारा आंसर आ चुका है, एक हिसाब से हमारा आंसर आ चुका है। वो कौन कौन सा आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं। -12 है, पलट के लिख दो, +12, a कितना है, 1 है, यहाँ पर a देख लो, a दैट इज़ 1। तो पहला चीज़ आ गया है, x का आंसर 12 सेंटीमीटर। हमने b का वैल्यू बातों ही बातों में 12 सेंटीमीटर लेकर के आ गया है, ये आंसर हो गया। उसके बाद जब दूसरा वाला से निकालेंगे तो -5/1 होगा, दैट इज़ -5। ये नॉट पॉसिबल, किसी भी चीज़ का लंबाई या चौड़ाई या कोई भी मेजरमेंट हम लोग नेगेटिव में नहीं लेते हैं, इसे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। इसको जब नॉट पॉसिबल लिख देते हैं तो इसी जगह से हम दूसरा सोल्यूशन भी लेकर के आएंगे। वो कितना होता, x माइनस 7 मैंने 12 - 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इस हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर कितना आया भैया, परपेंडिकुलर आया 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड कहते हैं, और बेस हमारा कितना आया, दैट इज 12 सेंटीमीटर। यही दोनों क्या है, आंसर है। एक बात फिर बता देता हूँ, ये कंपटीशन के लिए आपको मदद करेगा, ठीक ना। ये कंपटीशन में आपको तुरंत इस तरह से कैलकुलेशन करना होता है। और क्लास 10 वाले बच्चे, आप लोग यहाँ तक करोगे, यहाँ तक करोगे, फिर फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके इसको निकाल लोगे। फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ से x का वैल्यू को निकाल लोगे। क्वेश्चन कहता है, एक cottage industry produces a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर डे पर एक आर्टिकल्स बनाती है कोई पोट्री इंडस्ट्री। तो मान लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर कितना है जी, क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहाँ पर साधारण बात मान लेता हूँ कि एक दिन में वो अगर n संख्या में आर्टिकल्स बनाती है, तो कहता है कि भैया इस n संख्या में अगर आर्टिकल्स बनाती है, ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स कितना बनाती है, n नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती है, ठीक। तो फिर इनकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट की बात कर रही है, ये जो कॉस्ट बनाती है वो इस 2n+3 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। तो
एक पोट्री का जो कॉस्ट हो रहा है, मैंने सॉरी एक आर्टिकल का जो कॉस्ट हो रहा है 2n + 3 रुपीज़ हो रहा है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। n के जगह पर आप लोग x भी ले सकते हो। तो कहता है कि किसी भी एक पार्टिकुलर डे में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स और उनके कॉस्ट को जब मल्टीप्लाई करते हैं एक पार्टिकुलर डे में तो वो 90 रुपीज़ आती है। तो इनको जब सॉल्व करूँगा लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगेन यहाँ पर हमने सिचुएशन को बढ़िया से रीड किया और उस सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना होता है और फिर हम उसको मिड टर्म को स्प्लिट करके तुरंत इनके सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हो जाएगा 2n² + 3n और इसको 90 को इधर कर देता हूँ = 0। ठीक, तो यहाँ पर हम कैसे तोड़ सकते हैं इसको? 180 होना चाहिए, -180 होना चाहिए। तो -180 के लिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं? (180) है तो इसको हम तुरंत ऐसे तोड़ सकते हैं 90, 45, 3, देन 3, 5। तो इधर से हो गया 4 × 12 और 15। ठीक है, इसको हम 12n - 15n प्लस में और 12n माइनस में करके तोड़ सकते हैं। इनको जब प्रोडक्ट करेंगे तो 180n² आएगा। तो यहाँ से जब इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? -15n 15 हो जाता और a इस जगह पर a कितना है? 2 है तो -15/2 जो कि नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में हमारा n नहीं आ सकता है, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में नहीं आ सकता, इसलिए हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। अब फिर इसमें देखेंगे तो -12 को पलट के लिखते हैं +12, फिर a लिखते हैं। a का वैल्यू कितना है? 2, तो यहाँ से आया है 6। 2 का वैल्यू आया है 6। तो यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स का वैल्यू हमने कितना लेकर के आया है? 6 लेकर के आया है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट इज 6, ये आंसर हो जाएगा। और कॉस्ट यहाँ पर रखोगे तो 2n मतलब 2 × 6 + 3 दैट इज 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ एक आर्टिकल का कॉस्ट है और उस पार्टिकुलर डे पे टोटल 6 आर्टिकल्स बनाए गए थे। और दोनों को प्रोडक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हो कि टोटल 90 रुपीज़ लगे थे। तो ये था एक्सरसाइज 4.2 जहाँ पर हमने कॉम्पिटिटिव अप्रोच बताया है कि किस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको मानते हुए जाओगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालोगे, फिर जैसे हमने बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके बना सकते हो। ठीक है।